अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये चैप्टर 3 साउंड एंड बीट्स और इसमें एक ही टॉपिक है जो 5 मार्क्स का आता है, बीट्स और इंटरफेरेंस इन टाइम। इसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड बीट्स कैसे पैदा होती हैं, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले इंटरफेरेंस समझ लेते हैं। ये देखें दो वेव्स, इन दोनों वेव्स में इस पोर्शन को क्रस्ट कहते हैं और इसको कहते हैं ट्रफ। जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के सामने आ जाता है तो उससे यहाँ जो इफेक्ट पैदा होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी एक दूसरे को इंक्रीज करती है। देखें यहाँ मैंने इसको रोक दिया है, तो यहाँ इसका जो इफेक्ट है ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। इसी तरह ये भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और ट्रफ भी, तो ये एक दूसरे को ऐड हो रही है। रिजल्टेंट वेव इन दोनों की काफ़ी बड़ी बन रही है। इसी तरह अगर हम क्रस्ट के सामने ट्रफ आ जाए, इस फिगर में आप देखें, इसमें ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और रिजल्टेंट बिल्कुल ज़ीरो बन रहा है। तो अब इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम यही चीज़ साउंड वेव्स में भी होती है। फ़र्ज़ करें ये दो साउंड वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, दोनों वेव्स जो हैं वो इस तरफ ट्रैवल कर रही हैं। ये जो वेव्स हैं इनमें जब ये हमारे कान में दाखिल होती है तो ये कंबाइंड हो जाती है और इससे इंटरफेरेंस पैदा होती है। तो इंटरफेरेंस कैसी होगी, आप इन वेव्स को देखें। कुछ जगहों पर जैसे ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस जगह देखें ये क्रस्ट और ये ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ रिजल्टेंट ज़ीरो है, कैंसिल हो रही हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इस जगह पर देखें, इसका भी ट्रफ है और इसका भी ट्रफ है, इसका भी क्रस्ट है, इसका भी क्रस्ट है, तो यहाँ पर ये फुल सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को। तो साउंड वेव्स क्या करेंगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होने की वजह से कुछ देर पहले जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी वो अब यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। तो हमें जो आवाज़ है वो पहले कम सुनाई देगी, फिर ज़्यादा सुनाई देगी। अगर हम इन दोनों को अलग अलग सुने तो हमें कांस्टेंट आवाज़ सुनाई देगी, बारी बारी अगर सुने। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा बजाएंगे, दोनों आवाज़ें इकट्ठी आएंगी, तो उससे जो आवाज़ है वो पीरियोडिकली चेंज होगी। तो आइए अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो 440 हर्ट्ज़ की टोन है। तो चलिए सुनते हैं इसको। जी, तो अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो 442 हर्ट्ज़ की है। इसको भी हमने अकेले ही सुनना है, तो ये भी आपको कांस्टेंट सुनाई देगी। अच्छा, अब हम इन दोनों साउंड वेव्स को इकट्ठा बजाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो आवाज़ है वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो चलिए सुनते हैं। जी, तो इनको हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, ये बीट्स हैं। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और वहाँ इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशंस भी हम करेंगे। पहले डेफिनेशन है, इसमें हमने लिखा है कि पीरियोडिक वेरिएशन, जैसे आपने सुनी है, अब इंटेंसिटी, आवाज़ की जो इंटेंसिटी, उसमें जो वक्फे से उतार चढ़ाव आता है, इसको हम बीट्स कहते हैं। और किसी भी सेकंड में बीट्स की तादाद इक्वल होती है जितना फ्रीक्वेंसीज में फ़र्क होगा। जैसे हमारी एग्जांपल में एक फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज़ और दूसरी 442 थी, तो हमें एक सेकंड में 2 बीट्स सुनाई दे रही थी हर सेकंड में। और इसके बाद है कि जब हम इसकी रीज़न मैंने बता दी है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि अगर 2 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज वाली वेव्स आपस में मिलेंगी तो वो एक दूसरे को किसी लम्हे पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और किसी लम्हे पर वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जिससे उनकी आवाज़ में कमी और ज़्यादती होती रहती है। इसी तरह यहाँ हमने पढ़ना है इंटरफेरेंस इन टाइम, यानी टाइम के लिहाज से इंटरफेरेंस चेंज होता रहता है, लगातार कंस्ट्रक्टिव भी नहीं रहता और लगातार डिस्ट्रक्टिव भी नहीं रहता। तो फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होने की वजह से ये इंटरफेरेंस कभी तो कंस्ट्रक्टिव बन जाता है और एयर ड्रम को मैक्सिमम वाइब्रेट करता है, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो वो उसको मिनिमम वाइब्रेट करता है और हमें आवाज़ कम से कम सुनाई देती है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 साउंड वेव्स हैं और क्योंकि हमने इसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी लेनी है और हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कह देते हैं,
लीनियर फ्रीक्वेंसी f1 और f2 है। तो इनकी इक्वेशंस हम लिखेंगे E1 इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। हम किसी भी वेव को साइन या कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ साइन भी लिख सकते हैं, फर्क सिर्फ इनके स्टार्टिंग पॉइंट का होता है। साइन वेव जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और कॉस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जब ये सुपरपोजिशन होंगे, सुपर इम्पोज होंगे एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे इसको और इस पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है कि दो कॉस अगर ऐड हो रहे हो तो इक्वल होता है 2 कॉस, फर्ज करें ये फर्स्ट एंगल P है और सेकंड Q है, हम लिखेंगे 2 कॉस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 कॉस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये इन दोनों की रिजल्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, तो ये जो लास्ट वाला कॉज है इससे पहले जो भी अमाउंट होगी ये वाली, ये सारा एम्पलीट्यूड है। अब देखिए आप, इसमें एम्पलीट्यूड में भी टाइम भी आ रहा है और साथ में कॉज भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड टाइम के लिहाज से कांस्टेंट नहीं है बल्कि चेंज होगा, और कॉज का मतलब ये है कि पीरियोडिकली चेंज होगा मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी, कि इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, अब देखें इसमें एम्पलीट्यूड में t आ रहा है तो हम लिखेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिपीट करेगा अपने आप को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान। ठीक है, मैक्सिमम 2 है और मिनिमम 0, और उसकी रिपीट करने की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो कॉस के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे एम्पलीट्यूड के अंदर, ये इसकी एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी होगी। इस फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, जिससे एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इस फिगर पे दोबारा आ जाएं। इसमें देखें ये एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार जो है वो कम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, और कुछ देर बाद दोबारा ये मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ 0 हो गया है और फिर मैक्सिमम और फिर 0। तो एम्पलीट्यूड के चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एवरेज फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस मेन इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें हमने इसको पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2e नॉट कॉस ओमेगा मॉड टी कॉस ओमेगा एवरेज टी, और इसमें हमने इस एम्पलीट्यूड को ई थीटा नाम दे दिया। ई थीटा जो है वो कौन सी वैल्यू थी, 2e नॉट कॉस ओमेगा मॉड टी। तो एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव की वो इसकी इक्वल होगी। अब हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं एम्पलीट्यूड का और उसमें इंटेंसिटी लिख देते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4e नॉट स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कॉस की होती है ±1, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्केयर लेंगे तो वो 1 हो जाएगी, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। चाहे कॉस +1 आ जाए फिर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और अगर कॉस -1 आ जाए तो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि ऊपर स्केयर है वो +1 हो जाएगा। तो अब देखना ये कि कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसको कॉस को +-1 पुट कर दिया, कॉस इनवर्स लेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिखें, फिर इनवर्स लेंगे इसका। ठीक है, इसमें ओमेगा की जगह 2पाई f लिख दिया इधर भी और यहाँ भी, और 2पाई कॉमन ले लिया कैंसिल, और कॉस इनवर्स लेंगे ना +-1 का, तो यह आ जाएगा n पाई, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई पर कॉस की वैल्यू +1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट करती है। तो यहाँ से हमने f1 माइनस f2 इंटू Tn इक्वल्स टू n, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है, ये पाई जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से Tn की वैल्यू आ गई है n/f1 माइनस f2। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें टाइम का पता चलता है कि किस टाइम पर साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इस फिगर में देखें, मसलन हम यहाँ से टाइम 0 शुरू करते हैं तो यहाँ पर साउंड मैक्सिमम हो रहा है। तो फर्ज करें यहाँ nth दफ़ा साउंड मैक्सिमम हो रहा है और इसका टाइम है Tn। ठीक है, तो ये Tn वो टाइम है स्टार्ट से कि इससे ये पता चलता है कि कितनी दफ़ा साउंड मैक्सिमम हो रहा है और कितनी देर बाद हो रहा है। तो फर्ज करें इसके बाद यहाँ से आगे दोबारा साउंड मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बीट्स में बार बार साउंड मैक्सिमम होगा। तो इससे नेक्स्ट जो साउंड मैक्सिमम होगा इसी के साथ एडजेसेंट नेक्स्ट, उसके टाइम को हम कह देते हैं Tn+1। तो इस इक्वेशन में हम यहां लिख देंगे n+1/f1 माइनस f2। तो नेक्स्ट पेज पे हमने यही लिखा हुआ है, देखें, फॉर n+1th लाउडनेस, यानी जो नेक्स्ट लाउडनेस है उसको कितनी देर लगेगी यहां से यहां तक, उसके लिए है Tn+1। और इसके साथ हमने ऊपर n+1 लिख दिया। अब हमने इनके दरमियान वाला टाइम देखना है, Tn वाली लाउडनेस के nth लाउडनेस कब हुई है और इससे जो नेक्स्ट लाउडनेस है, ठीक है, वो इनके बीच में इसको टाइम लगा है Tn। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्टार्ट से यहां तक लगे हैं 10 सेकेंड और स्टार्ट से यहां तक लगे हैं 12 सेकेंड। हमने फाइंड करना है इनके दरमियान का टाइम इंटरवल। तो ये टाइम होगा, इस 12 सेकेंड्स में से ये माइनस कर दे तो हम लिखेंगे टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्टिव लाउडनेसेस Tn+1 माइनस Tn। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/f1 माइनस f2। अब हम लिखेंगे कि इतनी देर में कितनी लाउडनेसेस हैं, 1, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है 2 लाउडनेसेस के दरमियान। तो 1 सेकेंड में कितनी लाउडनेसेस होंगी, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, हमने 1/, कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा f1 माइनस f2। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में f1 माइनस f2 लाउडनेसेस होंगी और इसको हम ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ लाउडनेस पर सेकेंड इक्वल्स टू f1 माइनस f2। और हर 2 लाउडनेस के दरमियान एक फेंटनेस होती है, यानी 0 इंटेंसिटी, नो लाउडनेस जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितनी दफा आवाज 1 सेकंड में मैक्सिमम हुई है उतनी ही दफा मिनिमम भी होगी। तो एक लाउडनेस और एक फेंटनेस मिलाकर एक बीट बनती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बीट्स की तादाद पर सेकंड इक्वल होगी f1 माइनस f2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू f1, यानी 1 सेकंड में बीट्स की तादाद कितनी होगी इसका पता हमें चलेगा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से। तो ये इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं। और आखिर में हमने एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो हम इस f1 माइनस f2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी जगह ω1, इसकी जगह ω2। ये जो डिफरेंस है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। और हमने पढ़ा हुआ है कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है ω1 माइनस ω2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम ये जो ω1 माइनस ω2 है उसकी जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा ओमेगा बीट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ओमेगा मॉड। तो ओमेगा मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा बीट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मॉड, यानी जितनी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर उसका डबल जो है वो बीट फ्रीक्वेंसी होगी।
तो यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और उस चैप्टर में एक ही टॉपिक है।